हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो हम पढ़ रहे थे कंपनी का शासन 1773 से लेके 1858। उसके अंडर हमने क्या क्या देख लिया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया था और 1781 का संशोधन अधिनियम, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का संशोधन अधिनियम, तो आप जाके हमारे चैनल पे उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप उसे देखेंगे तभी आप इस एक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। और एक बात और बता दूं आपको कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, वहाँ से लेकर 1858 के बीच में जो भी एक्ट था, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ताकि आपको मैं अलग अलग वीडियो ना दूं और आप एक ही जगह पे सारा जो वीडियो है और सारा जो एक्ट है एक ही वीडियो में आप उसे कवर कर ले। आपके समझ में वो ज़्यादा भी आएगा, क्योंकि एक जगह चीज़ें रहेगी तो आपको अलग अलग जगहों पे ढूंढना ना पड़ेगा। देखिए, 1773 का जो एक्ट है हम सभी जानते हैं। वहाँ पे कंपनी ने अपना पहला कदम बढ़ाया। सॉरी, जो ब्रिटिश सरकार है उसने अपना पहला कदम बढ़ाया कंपनी पे नियंत्रण रखने का। उस एवज में उसने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। फिर उसके बाद आप देखेंगे उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको संशोधित करके एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लेके आए। और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि बहुत ही मेजर डेवलपमेंट किया उन्होंने। गवर्नर जनरल को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ दे दी और कंपनी के ऊपर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। अब देखेंगे हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये हमारा तीसरा एक्ट है। इसका पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए नाम पड़ा कि उस टाइम में जो तत्कालिक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट्स, उन्हीं के द्वारा ये एक्ट लाया गया, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। तो आज देखते हैं इसमें क्या मेजर चेंजेस किया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसके बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा है कि क्यों इसे लाया गया था। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार है, जो कि आगे हम देखेंगे कि इसकी कुछ ऐसी विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता है कि इसने कंपनी के जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य उसको पृथक कर दिया, यानी अलग अलग कर दिया, पृथक पृथक कर दिया। यानी जो वाणिज्यिक है, व्यापार का जो है कार्यभार अलग हो गया, और जो राजनीतिक कार्य है, यानी भारत के भू क्षेत्र पे उसका पकड़ मजबूत बनाना, यहाँ के लोगों पे शासन करने का जो काम था, उस पे अलग से एक कमेटी काम करेगी और इस पे एक अलग कमेटी काम करेगी। ठीक है, इसकी देखरेख कोई और करेगा, यानी वाणिज्यिक वाला। ठीक है, व्यापार का ये सब का। और जो राजनीतिक है उसका जो भी क्रियान्वयन है, उसकी जो देखरेख है, अलग अलग जो है बोर्ड उसकी देखरेख करेगा। यानी दोनों अब अलग अलग हो गए। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। देखिए, अब क्या किया ब्रिटिश सरकार ने कि कंपनी का जो व्यापारिक मामला था, ठीक है, उसके लिए एक निदेशक मंडल की गठन कर दी, यानी एक निदेशन मंडल बना दिया कि हाँ, आप व्यापार का जो भी कार्य है, आयात निर्यात से रिलेटेड, ठीक है, वो आप इसकी देखरेख करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक मामला है उसके लिए क्या किया, एक नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी। ठीक है, एक अलग से निकाय गठन कर दिया, नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। देखिए, जो बंगाल में द्वैध शासन है वो अलग चीज है। पहले आप पढ़ेंगे 1765 में जब बक्सर का युद्ध जीतने के बाद रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनता है, तो वो अलग द्वैध शासन स्टार्ट किया था। उस पर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन ये जो द्वैध शासन है ये अलग है। यहाँ पे जो है पहली बार जो है कंपनी के अंदर द्वैध शासन स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे
व्यापार का जो कार्यभार है कोई और देख रहा है, और राजनीतिक कार्यभार है जो है कोई और देख रहा है। तो यहाँ पे द्वैत शासन स्टार्ट हो जाता है। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या हुआ। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार एवं राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। देखिए यहीं पे जो ब्रिटिश थे ना, उन्होंने अपना कॉलोनी पूरा एस्टेब्लिश कर लिया था यहाँ पे। अब उन्हें ये महसूस होने लगा था कि जहाँ पे अगर आपको शासन करना है तो फिर आपको व्यापार को तो अलग करना ही पड़ेगा इससे, और कंपनी को एक अलग काम दे दिया कि आप जो भी सैन्य गतिविधियां हैं, जो भी राजस्व संबंधी गतिविधियां हैं, ठीक है, यहाँ के जो भी लोग हैं उन सब पे आप नियंत्रण रखें। देखिए वो हमारा काम करे, ठीक है, कर टाइम से दे, सेना जो है वो मजबूत रहे, ताकि अगर जैसे आप देखेंगे कि समय समय पे किसान अलग अलग लोग जो है विद्रोह कर देते थे, तो वो सब को रोकने के लिए आप सैनिक ही बहाल करें। इन सब पे नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति दे दी कि आप जाइए भारत के सभी नागरिकों, सैनिक, सरकार, राजस्व गतिविधि सब पे नियंत्रण रखें। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। ये जो है अधिनियम दो कारणों से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पहला क्या था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यानी आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस अधिनियम के द्वारा जो भारत में कंपनी थी उसके अधीन जो क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो किस अधिनियम में? 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके अंदर कहा गया। दूसरा इसमें महत्वपूर्ण क्या था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब देखिए कहने को तो यह है कि उसने कंपनी पे नियंत्रण स्थापित किया, कंपनी पे उसने कमांड कसा, लेकिन ये कंपनी पे नहीं, हम भारतीयों पे उन्होंने कमांड कसा, क्योंकि उन्हें ये धीरे धीरे महसूस हो रहा था कि हमारे यहाँ से जो भी धन संपदा है वो तभी निचोड़ के लेके जाएंगे जब कंपनी को व्यापार से अलग किया जाएगा। एक ऐसा आदमी यहाँ पे बैठाना पड़ेगा जो कि जो राजनीतिक मामला है उसकी देखरेख अच्छे से करे। इसलिए उन्होंने कंपनी के दो निकाय कर दिए, वाणिज्य अलग और राजनीतिक अलग। तो ये रहा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम बात करेंगे 1786 का अधिनियम। देखिए ये कुछ खास अधिनियम नहीं है। जो 1784 का अधिनियम है उसमें कुछ थोड़ी बहुत जो है ना चेंजेज किए गए, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया। देखिए जब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, ये वही है, आप देखेंगे जो मैसूर का युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली और टीपू सुल्तान से, उस टाइम जो बंगाल का गवर्नर जनरल था यही था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। जब इसको नियुक्त किया गया तो इसने ये पद स्वीकार करने के लिए दो शर्त रखी, ठीक है। इसने दो शर्त रखी सरकार के सामने कि आप अगर हमारी दो शर्तों को मानेंगे तो फिर मैं इस पद को ग्रहण करने के लिए राजी हूँ, अगर नहीं मानेंगे तो हम नहीं रेडी हैं। वो कौन कौन सी थी? पहला तो ये था कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अभिभावी करने अथवा न मानने का अधिकार हो। देखिए आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा होगा, चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़िए तो आपको हर चीज़ समझ में आएगा। अब इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पीछे के जो अधिनियम है वो आपको पता हो। वहाँ पे आपने देखा कि जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें 4 लोग थे गवर्नर जनरल के अलावा, ठीक है। तो वो लोग गवर्नर जनरल को कुछ फैसला देते थे, कुछ अपना निर्णय सुनाते थे कि आपको ये काम ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो जब कॉर्नवालिस बनता है तो वो बोलता है कि मुझे जो है आप विशेष शक्ति दें, कुछ ऐसे शक्ति दें कि कुछ ऐसे विशेष मामले हैं, अगर मैं कोई निर्णय लूँ, अगर हमारी काउंसिल, मेरी काउंसिल उसको मना करती है कि नहीं आप ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो उसको ना मानने के जो अधिकार है वो मेरे पास हो। यानी अगर मान लेते हैं मेरे पास अगर अधिकार हो कि हाँ मैं आपकी बात ना मानूं, तो फिर आप कुछ भी बोलेंगे मैं अपने मन की करूँगा। अगर
मुझे आपके प्रति जवाबदेही बना दिया जाए, तो फिर क्या होगा? अगर मुझे बोला जाए कि हाँ टाइम से कोर्स कंप्लीट कीजिए, ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑन टाइम करना है, आपको रेगुलर क्लास देना है, यहाँ पे आपको ऑन टाइम आना है, तो फिर आप मेरे से पूछेंगे कि अगर मैं एक दिन भी क्लास ना लूँ तो आप मेरे से कारण पूछेंगे, ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया। अगर मैं आपके प्रति जवाब देना रहूँगा तो मैं कभी भी वीडियो डालूंगा, मन होगा तो वीडियो डालूंगा, ना मन होगा तो नहीं वीडियो डालूंगा। तो सेम ऐसा चीज़ जो है कार्नवालिस बोलता है कि अगर कुछ ऐसे विशेष मामले हैं, अगर उसमें मेरे जो काउंसिल है अगर कुछ निर्णय देते हैं तो उसको निरस्त करने का या ना मानने का मेरे पास अधिकार हो। दूसरा उसने ये कहा कि उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। ठीक है, अब उसने एक और डिमांड रख दी कि मैं तो गवर्नर जनरल रहूंगा, उसके अलावा मुझे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद दे, जो सेना है उसका जो भी नेतृत्व है वो मेरे द्वारा किया जाए, किसी और के द्वारा नहीं। तो उसकी शर्तें मान ली गई और क्या किया गया, 1786 का एक अधिनियम लाया गया, जिसमें 1784 का जो अधिनियम था उसमें कुछ प्रावधान जोड़ दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि यहाँ पे कार्नवालिस जो है डिमांड रखता है, पहली डिमांड रखता है कि उसको अपने काउंसिल का कोई भी बात ना मानने का अधिकार हो, और दूसरा उसे सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दे दिया जाए। अब बात करते हैं 1793 का चार्टर्ड कानून। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793। देखिए, ये एक और कदम था हम भारतीयों पे उनका पकड़ मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे उस कानून में कुछ और चेंज कर देते हैं ये, और अपनी पकड़ और मजबूत बना लेते हैं। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी, देखते हैं कौन कौन सी इनकी विशेषताएं थी। इसमें क्या है कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णय के ऊपर अधिभावी शक्ति के भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तार कर दिया। अब देखिए, जो कॉर्नवालिस था उसको जो भी शक्ति मिला था कि हाँ वो अपने काउंसिल का बात नहीं मानेगा, ठीक है, वो कमांडर इन चीफ रहेगा, तो ये सारी जो अधिकार थे वो आगे जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उनको भी मिल गया। ठीक है, प्रेसिडेंसियों के भी गवर्नर का जो विस्तार है वहाँ तक कर दिया गया, यानी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर है अगर अपनी काउंसिल की बात मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो उस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, वो जवाबदेही नहीं है किसी चीज़ का। तो यहाँ पे मेजर चेंज हुआ ये कि जो फैसिलिटी कॉर्नवालिस को मिला था वही फैसिलिटी कॉर्नवालिस के बाद आने वाले सारे गवर्नर जनरल को मिलना ये स्टार्ट हो गया। इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान कर दी। अब देखिए, एक और खेल खेल दिया उन्होंने। अब क्या किया कि जो उस टाइम बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उनकी जो सरकार थी, अब उनके ऊपर जो है नियंत्रण कसने के लिए इसको शक्ति दे दी कि अब आप जो है ना इसके ऊपर नियंत्रण भी कर सकते हैं। अगर आपकी ये बात नहीं मानता है तो आप इसके ऊपर जो भी एक्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। अब देखिए, आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन्हें कुछ ही समय के लिए व्यापार का जो अधिकार था वो प्राप्त था, यानी जब ये आए थे तो इनका जो व्यापार का अवधि था वो 1793 से पहले, ठीक है, ख़त्म होने वाला था। अब उस एकाधिकार को क्या किया ब्रिटिश सरकार ने, अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया, यानी 1813 तक जो है ना ये अब व्यापार कर सकते हैं। यानी इसको चुनौती देने के लिए कोई अदर जो यूरोपीय यानी ब्रिटिश की जो कंपनी है, यानी ब्रिटेन की अलग कंपनी, वो चुनौती नहीं दे सकती है कि हाँ मैं भी व्यापार करूँगा। अब ये फिर से जो है अस्वस्थ हो गए कि भारत के साथ जो व्यापार है उस पर अभी भी मेरा एकाधिकार है, यानी ब्रिटेन की कोई और कंपनी आके जो है ना भारत में व्यापार नहीं कर सकती है। कब तक? 1813 तक, क्योंकि इसको अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। देखिए, इसने क्या किया कि इसने कमांडर इन चीफ के जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो।
यानी यहाँ पे क्या किया गया कि जो कमांडर इन चीफ का जो पद था, जो कि काउंसिल का सदस्य हो, अब जरूरी नहीं है, उसको हटा दिया गया। अब वो कोई भी हो सकता था, ठीक है। आपको जरूरी है कि आप अगर गवर्नर जनरल के काउंसिल सदस्य के हैं तभी आप कमांडर इन चीफ बनेंगे, नहीं, ये कोई भी बनेगा, ठीक है। अगला चेंज क्या था इसमें, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। ये देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस अधिनियम में एक नया चैप्टर ही जोड़ दिया कि हमारे धन से, एक तो ये लूट खसोट के यूरोप लेके जा रहे हैं, और लूटने खसोटने के लिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसके जितने भी सदस्य और कर्मचारी है, उसको जो भी भुगतान होगा हमारे राजस्व से होगा, हमारे पैसों से उनको भुगतान किया जाएगा। वो ब्रिटेन के खजाना से नहीं दिया जाएगा, वो दिया जाएगा तो हमारे ही राजस्व से दिया जाएगा, हमारे ही पैसे को जो है उन सदस्यों को, उन कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक और उन्होंने नया चैप्टर जोड़ दिया। तो यहाँ से आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है कि इसमें हमारा जो राजस्व था उसी से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य है उनको भुगतान किया जाएगा। साथ ही जो कंपनी को व्यापार करने का जो एक अधिकार था अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। और जो कॉर्नवालिस को शक्ति मिली थी कि वो अपने काउंसिल की बात चाहे तो मान सकता है चाहे तो नहीं मान सकता है, उसको आगे जो भी गवर्नर जनरल आए उनके लिए विस्तार कर दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला, चार्टर कानून 1813 यानी चार्टर एक्ट ऑफ 1813, यानी 1813 का जो चार्टर कानून है उसको देखते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने क्या किया कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यापार थे, कुछ ऐसे उनके काम धंधे थे, उस पर उन्हें एकाधिकार रहा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज करते हैं। इसमें उन्होंने सबसे पहला चेंज क्या किया कि कंपनी के व्यापार का जो एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया। यानी अब भारत में ब्रिटेन की कोई भी अलग कंपनी जो है वो आके व्यापार कर सकती है। अब तो ये अलग ही हो गई, पहले एक लूट के खसोट के जा रहा था, अब और आ गए, वो भी हमारे धन संपदा को लूट खसोट के लेके जाएंगे ब्रिटेन में। पहले एक था ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उसके जैसे और भी आ गए। जैसे ही एकाधिकार ये समाप्त हुआ और भी कंपनियां आना स्टार्ट कर देंगी, और वो हमारे जो धन संपदा है उसको बहुत ज़्यादा लूट खसोट के ब्रिटेन में लेके जाएंगे। यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा। देखिए उस टाइम चाय का जो व्यापार था और चीन के साथ जो व्यापार था उसमें काफ़ी मुनाफा होता था, तो ये एकाधिकार जो है कंपनी के पास रहा, लेकिन बाकी जो भी एकाधिकार है वो समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी के पास मात्र दो ही अधिकार थे, कौन सा, एक तो चाय का व्यापार और एक चीन के साथ व्यापार। अब ये मत सोचिएगा कि बस यही तक इनकी काम सीमित है, बाकी इनको क्या कर दिया गया, इन्हें आदेश दिया गया कि ये भारतीयों पे अब नज़र रखे, यहाँ पे अपना साम्राज्य फैलाने का, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संपदा को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उस टाइम में जो है ना ये वो काल था जब ब्रिटेन के अंदर औद्योगिकीकरण जो है ना वो स्टार्ट हो रहा था। यानी वहाँ पे उनके जो उद्योग धंधे हैं वो धीरे धीरे फल फूल रहे थे। यानी आप देखेंगे जो औद्योगिक क्रांति के बारे में आपने सुना होगा 1850 के आसपास, तो अचानक से नहीं स्टार्ट हो गई, उसके लिए कुछ पृष्ठभूमि तैयार किया गया होगा, वो यहीं से स्टार्ट हो रही थी। और उन्होंने कंपनी को ये बोला कि आप बस चाय और चीन के साथ व्यापार करें, बाकी जो है एकाधिकार आप छोड़ दें और आप भारतीयों पे नज़र रखें, यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्षेत्रों को अपने अंदर शामिल करें, ताकि आगे जब हमें ज़रूरत पड़े तो उनका हम आसानी से उपयोग कर सके वहाँ के धन संपदा से, ठीक है। देखेंगे इसी टाइम में हमारे यहाँ से जो भी हस्तशिल्प जो थे
वो नष्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जब ब्रिटेन में जाते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सरकार ने उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लगा दिया तो लोगों को वो चीज़ें महंगा पड़ने लगा, फिर उसकी डिमांड धीरे धीरे कम होने लगती है, और फिर जब मशीनों से जब कपड़े बनने लगते हैं तो वो वहाँ के जो मार्केट है वहाँ पे तो अपना जाल बिछाता ही है। वो कपड़े भारत में आने लगे, क्योंकि वो हाथ से बिनी हुई कपड़े से सस्ते होती थी, तो यहाँ के लोग जो है उसके तरफ ज़्यादा झुक गए। तो आप देखेंगे ये जो कानून था बेसिकली ये नहीं था कि एकाधिकार समाप्त कर दिया, ये एक कानून था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे और सारे ब्रिटेन की कंपनियों को आने का न्योता दे दिया कि आप आइए और आप भी यहाँ से धन संपदा जो है ना लूट के खसोट के लेके जाइए। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को प्रकट एवं स्थापित किया। देखिए, अब आपको मैंने पहले ही बताया कि कंपनी शासित जो भी क्षेत्र था वहाँ पे अब पकड़ किसकी मजबूत हो गई, ब्रिटेन के राजा की हो गई। और यहाँ पे पकड़ कौन मजबूत उनकी बना रहा था, कंपनी बना रहा था, क्योंकि अब कंपनी को तो बस एक ही काम रह गया है कि हमारे जो भी क्षेत्र हैं, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर मिलाए हो, क्योंकि तभी तो उन्हें अपने औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कपास की जो मसाले हैं उनको और अलग अलग जो भी चीज़ें हैं यहाँ से लेके जाएंगे, तभी तो वहाँ पे अपने मिलों में अपने फैक्ट्री में उसको तैयार करेंगे और फिर से भारतीय मार्केट में लेके आएंगे। तो इन्होंने क्या किया, बेसिकली ब्रिटेन के राजा की जो प्रभुत्व है उसको प्रकट एवं स्थापित किया इस कानून ने। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दे दी। अब यानी एक और चीज़ इन्होंने क्या किया कि अब आइए और भारतीयों को ईसाई बना दीजिए, ठीक है, धर्म प्रचार कीजिए, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ईसाई बनाएंगे आप तो वो हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है। अगला जो है इसमें चेंज क्या होता है कि इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में वासिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था कर दी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो वुड का डिस्पैच आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसकी शुरुआत हो जाती है कि यहाँ पे वो अब ये सोचने लगते हैं कि यहाँ के लोग अगर पश्चिमी शिक्षा से रूबरू हो जाएंगे, यहाँ पे के लोग जो है पश्चिमी रंग में रंग जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है वो बेनिफिशियल रहेगा, यानी हम जो कहेंगे वही वो काम करेंगे, ठीक है। तो उसकी व्यवस्था उन्होंने करना स्टार्ट कर दी, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ को लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि आप कितने असभ्य हैं, हम कितने सभ्य हैं, हम आपको सभ्य बनाएंगे वगैरह वगैरह। वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ के अपने आप को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया। अब देखिए, अब यहाँ पे जो भी उनकी सरकार थी, स्थानीय सरकार, आप देखेंगे बम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, तो उनको ये कहा कि अब लोगों पे आप कर लगाइए, अगर कोई कर नहीं देता है तो उसको दंड भी दीजिए, ठीक है, अलग अलग कर लगाइए लोगों पे, चाहे अकाल पड़े या कुछ भी हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस कर वसूल करना है। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, ये याद रखना है आपको कि यहाँ इस जो कानून से चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 की कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार जो है वो कंपनी करते रहेगी, उस पर एक अधिकार है। इसने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ाने के लिए भारत में कुछ कानून दे दिए प्रचार प्रसार करने के लिए। इस कानून ने भारत के जो स्थानीय सरकार है उसको ये बोला कि यहाँ के लोगों के ऊपर कर लगाए, अगर कर नहीं देते हैं तो उन्हें दंडित करे। यहाँ पे इस कानून ने जो ईसाई प्रचारक थे उनको आने के लिए न्योता दिया कि आप आए और यहाँ पे अपने धर्म का बढ़ चढ़ के प्रचार करें, भारतीयों को ईसाई बना दें। अब देखते हैं अगला हमारा कानून कौन सा है, कौन सा एक्ट है, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वो क्या करते हैं। देखिए, आप देखेंगे
ये उनकी वो नीतियाँ थी जो यहाँ के लोगों को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा असंतोष कर रही थी, लोगों के अंदर आक्रोश पैदा कर रही थी। आप देखेंगे तभी इन नीतियों को लेके 1857 में एक बहुत बड़ी क्रांति होती है, जिसमें लगभग हमने जो ब्रिटिश है उसके पैर को उखाड़ फेंका था। अगर हमें और जगहों से सपोर्ट मिलता, अगर पूरे भारत के लोग अगर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, तो 1857 में ही जो ब्रिटिश है वो भारत से भागे होते। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो क्रांतिकारी है, उनका साथ नहीं दिया, जिसके वजह से आप देखेंगे जो 1857 में ब्रिटिश है वो जाते जाते रह गए। ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। अब देखिए एक और अधिनियम और अपने पैर को और मजबूत करना स्टार्ट कर दिया, यानी मजबूती की तरफ उनका एक और कदम बढ़ा। इसमें अपने पैर को थोड़ा और मजबूत स्थिति में कर लेते हैं। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी, इसकी कुछ विशेषताएं थी, देखते हैं क्या क्या विशेषताएं थी। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब देखिए आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, ठीक है, कि जो वारेन हेस्टिंग था वो भारत का गवर्नर जनरल था, नहीं, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। आप बोलते हैं ना कि ये याद नहीं होता है ये कौन गवर्नर जनरल है बंगाल का, कौन भारत का, कौन बंगाल का गवर्नर है। तो एक बार मैं आपको रिकैप करा देता हूँ, और चीज़ों को देखिए ध्यान से, अगर देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल भी किसी भी टाइप का कोई दिक्कत नहीं होगा। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन के आता है, ठीक है। 1773 में जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, और बंगाल का गवर्नर जनरल पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग था। 1833 का अधिनियम आता है, इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। इसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी, यानी अब तो वो पूरे भारत का बन गया गवर्नर जनरल, उसके पास नागरिकों की भी शक्तियां थी और सैन्य की भी शक्तियां थी, यानी उन दोनों के ऊपर जो भी कमांड कसना था, जो भी उसका बागडोर था, अब किसके हाथ में था? भारत के जो गवर्नर जनरल था उसके हाथ में। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण था। यानी देखिए ये उनके शासन काल में पहली बार ऐसा हुआ कि इसने एक ऐसे सरकार का निर्माण कर दिया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले जो संपूर्ण भारतीय क्षेत्र थे उस पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। तभी तो इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, क्योंकि इसके हाथ में बहुत ज़्यादा जो है रियासतें आ गई थी, बहुत ज़्यादा क्षेत्र आ गया था, भारतीय क्षेत्र। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपको मैंने बताया लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बंगाल का गवर्नर पहला रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का गवर्नर जनरल पहला वारेन हेस्टिंग, भारत का गवर्नर जनरल पहला लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायी संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। अब देखिए उनको तो पहले ही बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया था, उसके पास जो भी विधायी शक्ति थी अब वो भी छीन लिया गया इस अधिनियम के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। अब देखिए अब इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया तो इसके हाथ में तो पूरा विधायी शक्ति आना ही चाहिए, इसीलिए इस अधिनियम में उसको विधायिका के जो भी असीमित अधिकार था वो दे दिया गया, ठीक है। अब उसका कोई भी जो है ना जवाब नहीं था, वो किसी को किसी भी चीज़ की जवाबदेही देने के लिए जो है ना तत्पर नहीं था कि हाँ मुझे इसको जवाब देना है, ठीक है। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया, यानी अब तक जो है 1833 से पहले जो भी कानून बनाए गए, आप 1773 का देख ले, 1781 का ले ले, या 1784 का, 1786 का, 1793 का, 1813 का, ये जितने भी आपको अधिनियम, चार्टर, एक्ट देखने को मिलेगा, इन्हें नियामक कानून कहा गया।
आपसे सवाल पूछ सकता है कि नियामक कानून कौन है, उसमें आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, 1813, 1833, 1853, और आपसे पूछ लेगा कि हाँ इसमें से कौन है। तो 1833 से पहले जो भी कानून आए थे उनको नियामक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। यानी 1833 के बाद जो भी कानून बनेंगे या बने उन्हें एक्ट या अधिनियम कहा गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, अब पूरी तरीके से क्या किया गया कि ये जो है व्यापारिक कंपनी अब ना रह गई। ठीक है, अब ये व्यापारिक कंपनी तो थी नहीं, उसके जो भी गतिविधियां थे उस सबको समाप्त कर दिया गया। उसे अब शक्ति मिल गई, ठीक है, कि आप प्रशासनिक निकाय बन के यहाँ पे काम करें। आप यहाँ पे ध्यान रखें कि कोई क्षेत्र हमारे हाथ से ना निकल जाए, अगर कोई विद्रोह उत्पन्न होता है तो उसको दबाएं। ठीक है, अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके अधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। देखिए, इसके तहत अब क्या किया गया कि कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र जो है ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। यानी जो भी उसके पास था, ठीक है, वो अब किसके पास चला गया? ब्रिटिश राजशाही के पास चला गया। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। ठीक है, यानी अब स्टार्ट हो गया कि जैसे आप देखते हैं ना, अभी सिविल सर्विसेज होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने की प्रयास किया गया। यानी कुछ कोशिशें की गई कि 1833 में कुछ ऐसे प्रावधान लाया जाए जिससे यहाँ पे सिविल सेवकों का जो चयन होता है, यानी वो एग्ज़ाम के थ्रू हो, ऐसे ना हो कि हाँ कंपनी अपने मर्जी से किसी को भी चूज कर दे। ठीक है, एक प्रॉपर एग्ज़ाम हो, वहाँ पे जो भी कैंडिडेट उसके काबिल होगा उसे सिविल सेवक का जो है पद दिया जाएगा। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी अब उन्होंने एक लॉलीपॉप सा पकड़ाना स्टार्ट किया कि लोग विरोध ना करें। ठीक है, उसने ये कहा कि कंपनी में कोई भी पद हो, कोई भी कार्यालय हो, जो भी भारतीय है, ठीक हो, उसको किसी भी पद पे, कार्यालय और रोजगार जो है ना हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। आपको जॉब मिलेगा, हम खुली प्रतियोगिता कराएंगे सिविल सेवक के लिए। ठीक है, कोई ब्रिटेन से ही बन के नहीं आएगा, यहाँ पे एग्ज़ाम होगा फिर उसकी चयन होगा, ये वो बड़ी बड़ी बातें करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, इन्होंने तो बोला कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसने इसको कैंसिल ही कर दिया कि नहीं भाई ये नहीं होगा। ठीक है, यानी आपने जो भी प्रावधान लाए थे वो सब इन्होंने निरस्त कर दिया, क्योंकि उनको अधिकार था, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार था। 1853 का चार्टर अधिनियम। अब जो भी 1833 के बाद कानून आएंगे उसको एक्ट या अधिनियम कहा जाएगा। देखिए, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर्ड अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। क्योंकि आप देखेंगे 1857 में जो विद्रोह होता है उसके बाद ब्रिटिश सरकार समझ जाती है कि यहाँ पे अगर हम शासन करना चाहते हैं तो हमें अपने आप में कुछ बदलाव लाना होगा। अगर हम वो बदलाव नहीं लाएंगे तो यहाँ की जनता हमें उखाड़ फेंकने में अब पीछे नहीं रहेगी। तो वो देखेंगे आपकी कुछ ऐसे चेंजेस किए, भारतीयों को कुछ ऐसा लॉलीपॉप दिया जिसके वजह से कुछ भारतीय जो है शांत होते हैं, लेकिन एक टाइम में आने के बाद वो भी समझ जाते हैं कि ये तो बस इनका दिखावा है, ये छलावा है इनका, कि हाँ ये कुछ नहीं करने वाले हैं, ये बस हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। और अंततः 1947 में हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो जो भी 1793 से 53 के बीच में
चार्टर्ड अधिनियम आया था उसका ये लास्ट था, क्योंकि इसके बाद आप देखेंगे 1857 में एक विद्रोह हो जाता है, जिसके बाद जो सरकार है कंपनी से शासन छीन के अपने हाथ में, भारत का जो है शासन है वो अपने हाथ में ले लेती है। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषता इस प्रकार थी, जो संवैधानिक अधिनियम था उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ठीक है, और इसकी कुछ विशेषताएं थी, देखते हैं क्या विशेषताएं थी। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। अब देखिए, आपको याद होगा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था वहाँ पे वाणिज्य और प्रशासनिक कार्य को अलग, राजनीतिक कार्य को अलग कर दिया गया था। अब यहाँ पे जो है गवर्नर जनरल का जो विधायी परिषद था उसमें विधायी और प्रशासनिक कार्य था उसको अलग अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद को जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया, ठीक है। इसमें क्या किया गया, पहले तो 4 थे उसमें 6 और जोड़ दिए गए, ठीक है, और इनको क्या कहा गया, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के एक नई विधान परिषद का गठन किया जिसे भारतीय, ठीक है, यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। एक और क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के लिए एक अलग सा विधान परिषद का गठन कर दिया जिसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो गवर्नर जनरल का परिषद था उसमें विधायी और प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया, ठीक है, और उसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद को जोड़ दिया गया जिसे विधान पार्षद कहा गया, ठीक है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन कर दिया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया, यानी भारतीय विधान परिषद गठन कर दिया। उसमें पहले से 4 थे और 6 और जोड़ दिया, यानी उनकी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, ठीक है, कितनी हो गई, 10 हो गई। परिषद को इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। अब देखिए, उनका बस ये सब दिखावा था और कुछ नहीं था, ठीक है। इसने क्या किया कि जो विधायी और प्रशासनिक कार्य था उसको अलग अलग कर दिया, और जो परिषद था उसमें 6 और सांसद को जो है ना, सॉरी, पार्षद को जोड़ दिया और उनकी संख्या 10 कर दिया। और क्या कहा कि आपके ऊपर हम वैसे ही शासन करेंगे जैसे हमारे यहाँ ब्रिटेन में शासन होता है, ठीक है, बेवकूफ़ बनाने स्टार्ट कर दिया, यानी हमारे ऊपर वैसे ही शासन करेंगे ये जैसे ये ब्रिटेन में शासन करते हैं। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। अब ऐसा दिखावा लेके जब आएंगे तो लोगों के अंदर जब कोई चीज़ नई नई इंट्रोड्यूस होगी, वो नई चीज़, तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार ये तो नया चीज़ है, ठीक है, और पहली बार ऐसा हो रहा था तो ये विशेष कार्य के रूप में तो जाना ही जाएगा क्योंकि इससे पहले कभी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया था, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें जो इसकी क्या विशेषता थी। इसने सिविल सेवकों को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। आप देखेंगे जो 1833 में खुली प्रतियोगिता जो है होते होते रह गया था, उसको फाइनली जो है मंजूरी मिल गई, ठीक है। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 1833 में रुक गई थी उसको हरी झंडी मिली, ठीक है, और 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक समिति का गठन किया गया जिसको मैकाले समिति जो है कहते हैं, मैकाले समिति के नाम से जानते हैं। आपसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर कि मैकाले समिति की नियुक्ति कब की गई, किस अधिनियम के द्वारा की गई, तो 1853 के अधिनियम से की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तार कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। यानी अब देखिए, अब कंपनी के पास तो दूसरा काम था नहीं व्यापार व्यापार का, तो उसने क्या किया कि कंपनी जो है ना और क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाना स्टार्ट किया, ठीक है।
जब ये अपने अंदर मिलाना स्टार्ट करेंगे तो ये इंग्लैंड का जो राजशाही जो परिवार था, वहाँ का जो ब्रिटेन में गवर्नमेंट थी, वही कमांड कर रही थी। ठीक है, इनडायरेक्टली कमांड कर रही थी, लेकिन कमांड तो वही कर रही थी। तो उनको क्या किया कि अपने अधिकार क्षेत्र में लिया और बोला कि मैंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, आप जो है अपने तरफ से और पकड़ मजबूत कीजिए। यानी मैं आपको इसकी जो भी राजस्व है, प्रशासनिक है, वाणिज्यिक है, हर चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप बताएं क्या और कैसे करना है। ठीक है, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। अब देखो, पहले था ना कि 20 साल, 15 साल, 10 साल, ऐसा इसमें कोई भी जो है ना टाइमिंग का फिक्स नहीं था कि हाँ ये कानून या ये अधिनियम इतने साल के लिए है। ठीक है, इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। ठीक है, आप देखेंगे ना कि हाँ 1793 में उनको 20 साल के लिए एकाधिकार दे दिया जाता है और 1813 में कुछ एकाधिकार जो है समाप्त कर दिए जाते हैं और 1833 में पूरा एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है सरकार अपना एक पपेट बैठा रखी थी और उसको कभी भी वो हटा सकती थी। ऐसा नहीं था कि हाँ ये समय तक रहेंगे, इतना दिनों तक रहेंगे, इनको इतना समय तक मिला है, ऐसा नहीं था। वो अपना पपेट कभी भी यहाँ से वो हटा सकते थे, कंपनी का अपना जो कमांड है कभी भी अपने हाथ में ले सकते थे। तो इसकी एक बड़ी विशेषता ये भी थी इस अधिनियम की, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। देखिए, इसमें क्या था कि आप देखेंगे कि जो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद था, ठीक है, जिसमें 10 लोग थे, ठीक है, उसमें जो 6 नए सदस्य थे उसमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतों से सरकारों द्वारा किया जाना था। यानी इनका चुनाव जो है ना स्थानीय सरकारों से होना था। ठीक है, एक ये दिखावा था और कुछ नहीं था। तो ये रहा आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। तो यहाँ पे समाप्त होता है कंपनी का शासन। इसके बाद हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे जो ताज का शासन है उसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछेंगे, हम आपका जवाब देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।